Welcome to biology class. Students, in this video, we are going to discuss about a new topic related to the chapter breathing and exchange of gases. Students, this is the part 2 of breathing and exchange of gases. कल हमने अपलोड किया था फर्स्ट पार्ट इसका, जिसमें कुछ पार्ट इसका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोगों ने स्टडी किया, जिसमें से उसका कुछ पार्ट नहीं था, इनकम्प्लीट था। आज जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ एक नया टॉपिक जो उसमें पूरा है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है और उसको आप पूरा देख सकते हैं। तो जो पार्ट कट गया है पहले का, वो पार्ट इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। दिस इज द चैप्टर एंड द टॉपिक, टुडेज टॉपिक जो हम इस वीडियो में ले रहे हैं, देयर आर 3 टाइप टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वीडियो। फर्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, रेगुलेशन ऑफ breathing mechanism, disorder. These are the 3 topics. In this video, we are going to discuss about all these 3 topics one by one. So, first of all, we are going to discuss about process of breathing. Students, breathing क्या है आप जानते हैं? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाना और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में पहुंचाना, इसको सिंपल भाषा में ब्रीदिंग बोला जाता है। अब जनरल तो हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन लंग्स में जा रही है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, लेकिन इसमें एक प्रोसेस चलती है। प्रोसेस के तहत ये होता है। इसमें 2 कंडीशन यहाँ पर शो की गई है। दीज आर द 2 कंडीशन। एक कंडीशन ये शो कर रही है कि इंस्पिरेशन हो रहा है, यानी हमारे लंग्स में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से अंदर जा रही है। दूसरे पार्ट में ये शो किया जा रहा है कि हमारे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। अब दोनों प्रोसेस जो है ये कैसे कंडक्ट होती हैं, इसमें कुछ मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर 2 मैकेनिज्म शो हो रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन लंग्स तक जा रही है, एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर जा रही है। इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन। और जिसमें ऑक्सीजन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से एटमॉस्फेयर में जा रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। तो 2 प्रोसेस हो गई, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब ये दोनों प्रोसेस कंडक्ट कैसे होती है? स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है कि प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ये है और ये लंग्स, इनके बीच में प्रेशर ग्रेडियंट कैसे होता है, यानी कितना कम होता है, इन दोनों में कितना अंतर होता है। जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ही ज्यादा एयर बाहर से अंदर आए। और अगर अंतर इस तरह का हो जाए कि अंदर का प्रेशर बढ़ जाए ज्यादा और बाहर का प्रेशर अंदर कम हो जाए, तो यहां से बाहर चली जाएगी। तो एक प्रकार से प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होता है? तो इसके लिए डायफ्राम और इंटरकास्टल मसल्स पाए जाते हैं, व्हिच मेंटेन दिस प्रेशर ग्रेडियंट। अब डायफ्राम जो हम लोगों में पाया जाता है, यहां पर दिखाया गया है, दिस इज द डायफ्राम। इस फिगर में भी ये शो किया गया है, दिस इज द डायफ्राम। इस फिगर में भी शो किया गया है, दिस इज द डायफ्राम। लेकिन तीनों में, इसमें और इसमें, दोनों के डायफ्राम की पोजीशन में अंतर दिखाई दे रहा है। दिस इज द डोम शेप। डोम शेप ये रिलैक्स स्टेज में पाया जाता है। और ये जब हमारी ब्रीदिंग हो रही, इंस्पायरेशन हो रहा है, उस कंडीशन को शो कर रहा है, यानी फ्लैट हो गया, चपटा हो गया, और ये डोम शेप है। जब हमारे लंग्स पिचक रहे होते हैं, यानी हमारे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है, उस समय ये डोम शेप में आ जाता है। और जब ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रही होती है, उस समय ये फ्लैट होता है।
अब ये फ्लैट कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसकी क्या मैकेनिज्म, स्टूडेंट इसकी मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे, ये किस तरह से हमारे लंग्स फूलते हैं और पिचकते हैं, तो क्या मैकेनिज्म होती है और डायाफ्राम हमारा कैसे फ्लैट होता है। तो इसके लिए हम लोग पहले इंस्पायरेशन पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में एक्सपायरेशन पढ़ेंगे। इंस्पायरेशन का मतलब कि ऑक्सीजन को हम कैसे अंदर लेते हैं, किस तरह से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाएगी एटमॉस्फेयर से, तो पहले इसको पढ़ेंगे। स्टूडेंट इंस्पायरेशन तब होगा जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस होगा, यानी लंग्स हमारे चौड़े होंगे, बड़े होंगे और इसके अंदर भरी हुई एयर, उसका प्रेशर कम होगा किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है एयर का, इसका प्रेशर कम है। उस समय प्रेशर को बराबर करने के लिए बाहर से अपने आप एयर अंदर आती है, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है लेस है इंस्पायरेशन की केस। अब ये स्टार्ट कैसे होता है, कैसे कम पड़ जाता है, ये प्रेशर कैसे घट जाता है। इट इज इनिशिएटेड विद कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber in the anterior posterior axis, then contraction of external intercostal muscle lift up the ribs and sternum। तो इससे क्या होता है कि जो थोरेसिक कैविटी है इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। स्टूडेंट ये रिब्स है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, 12 इधर है 12 इधर, और 2 रिब्स के बीच में, जैसे यहाँ पर है 2 रिब्स, तो 2 रिब्स के बीच में 2 प्रकार की इंटरकास्टल मसल पाई जाती है। एक को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, दूसरे को बोलते हैं इंटरनल इंटरकास्टल मसल। तो यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कांटेक्ट कर रहे हैं, सिकुड़ रही है, जिससे क्या हो रहा है कि जो ये रिब्स है और स्टर्नम का पार्ट ये आगे की तरफ जाता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो पोजीशन ये दिस इज द स्टर्नम और दिस इज द रिब्स, तो इसकी पोजीशन देखिए, यानी ये आगे की तरफ जा रहा है। तो ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल क्या करती है, स्टर्नम को ऊपर की ओर आगे की तरफ भगाती है। तो ये जब चौड़ा होगा तो हमारे लंग्स भी बाहर की तरफ फैलेंगे। जब बाहर की तरफ फैलेंगे तो हवा तो उसके अंदर जितनी भरी थी उतनी ही है, लेकिन लंग्स फैल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि प्रेशर इसमें कम पड़ जाएगा, और जब प्रेशर कम पड़ जाएगा तो अपने आप प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बाहर से एयर अपने आप इसके अंदर खींचती हुई चली जाएगी। तो इस टाइप से इसमें इंस्पायरेशन हो जाता है। ये हो गया इंस्पायरेशन की प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस क्या है कि मैंने बताया है कि डायाफ्राम जो है ये जो फ्लैट हो जाता है, ये इंस्पायरेशन के केस में है, डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है। अब क्या होगा, वो रिलैक्स अवस्था में आएगा। रिलैक्स का मतलब जो कंट्रैक्ट किया था जिसकी वजह से वो फ्लैट हुआ था, वो रिलैक्स स्टेज में आ गया, यानी डोम स्टेज में धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ से इधर से ऊपर की तरफ प्रेशर पड़ रहा है, ये लंग्स है, तो ऊपर की तरफ प्रेशर पड़ रहा है, तो जब प्रेशर पड़ेगा तो लंग्स में भरी हुई एयर बाहर की तरफ जाएगी, और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल जो कंट्रैक्ट की थी वो भी रिलैक्स स्टेज में आ जाएंगे। तो क्या होगा, स्टर्नम नीचे की तरफ जाना चालू हो जाएगा। हम साथ छोड़ रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है मतलब कि ये प्रेशर पड़ रहा है, लंग्स के अंदर प्रेशर डाला, तो लंग्स से एयर निकल करके बाहर चली जाएगी। तो ये हो गया एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के केस में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हाई, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे अंदर की एयर बाहर चली जाएगी। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हाई, रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम एंड द इंटरकास्टल मसल, जो एक्सटर्नल मैंने बताया, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल जो रिब्स के बीच में पाई जाती है, वो अपने रिटर्न द डायाफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। ये सब क्या करते हैं कि डायाफ्राम को नॉर्मल पोजीशन पर ले जाएंगे, और जो स्टर्नम और रिब्स बाहर की तरफ गई थी वो सब अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे।
एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम। तो थोरेसिक वॉल्यूम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। थोरेसिक, ये थोरेक्स पार्ट, थोरेक्स पार्ट का वॉल्यूम घटता बढ़ता है तो हमारे लंग्स भी बढ़ते घटते हैं, यानी फैलते रहते हैं, पिचकते रहते हैं, फैलते रहते हैं। जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स भी बाहर की तरफ, घटेगा तो लंग्स भी भीतर की तरफ, इस तरह से करते हैं। तो वॉल्यूम जैसे ही थोरेसिक कैविटी का घटता है वैसे ही इसके अंदर जो एयर है, यानी इधर से प्रेशर पड़ना चालू हो गया और बाहर से ये भी प्रेशर डाल रहा है तो लंग्स पर ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है और इसके अंदर भरी हुई एयर बाहर जाता है। स्टूडेंट, हेल्दी ह्यूमन जो होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति, वो पर मिनट लगभग 12 to 16 टाइम ब्रीथ करता है। 12 to 16 टाइम ब्रीथ करता है। इसके अलावा द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट, यानी जो ब्रीदिंग की प्रोसेस में एयर ली जा रही है उसका वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ए स्पायरोमीटर व्हिच इज हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको यूज करके हम लोग कितनी एयर ले रहे हैं, कितनी निकाल रहे हैं, इससे हम लोग जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द ब्रीदिंग मैकेनिज्म, और आप लोगों को शायद ये समझ में आ गई होगी कि किस टाइप से हम लोगों में ब्रीदिंग है। इसमें 2 पार्ट करके हमने शो किया है कि ये इंस्पायरेशन का केस है, यहाँ पर डायफ्राम फ्लैट है, और ये एक्सपायरेशन का केस है जिसमें डायफ्राम डोम से, यानी प्रेशर डाल रहा है लंग्स के ऊपर, इधर से भी प्रेशर पड़ रहा तो ये बाहर निकल रही। यहाँ क्या है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये चौड़ा हो रहा है पार्ट, ये बाहर की तरफ जा रहा तो लंग्स हमारे फैल रहे हैं। इसका मतलब कि इसका वॉल्यूम जो है, एयर जो है, इसका वॉल्यूम जो थोरेसिक का ये बढ़ रहा है। इसका मतलब इसके वॉल्यूम को कवर करने के लिए बाहर से एयर अंदर आ रहा है। So this is about the respiratory and this is about the breathing mechanism. Students, now we are going to discuss about a new topic, second topic, that is regulation of breathing mechanism, regulation of respiration. How can we regulate the breathing process? हम लोग जो सांस ले रहे हैं इसको कहाँ से कंट्रोलिंग की जाती है हमारे बॉडी में? Students, human beings have ability to maintain and moderate the respiratory rhythm by their neural system. हम लोगों में नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन होता है, स्पाइनल कार्ड है, बाकी बहुत सारी न्यूरॉन्स निकली। तो जो हमारा ब्रेन में यहाँ पीछे वाले हिस्से में एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा और दूसरा एक पार्ट होता है पॉन्स वैलुलाई। तो एक मेडुला जो पार्ट पाया जाता है वो प्राइमरली दैट इज द मेन सेंटर फॉर कंट्रोलिंग एंड मॉडरेट द ब्रीथिंग मैकेनिज्म, यानी मेडुला वाले पार्ट से कंट्रोलिंग हो रही है कि हम पर मिनट कितने बार इंस्पायरेशन करेंगे, कितने बार एक्सपायरेशन करेंगे। तो मेडुला मेन पार्ट है, लेकिन उसी के बगल में पास में ही एक और दूसरा सिस्टम पाया जाता है जिसको पोन्स बोला जाता है, PONS, पॉन्स वैलुलाई। तो यहाँ पर एक अलग से एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। दिस सेंटर मीन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब ये क्या करता है कि जो पॉन्स वाला रिदम सेंटर है, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, वो मेन जो मेडुला में रिदम सेंटर है उस पर कंट्रोलिंग करता है, और उस पर कंट्रोलिंग करने के बाद इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन की रेट को घटा बढ़ा सकता है। तो 2 सेंटर पाए जाते हैं, एक मेडुला रीजन में मेन रिदम सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और दूसरा पॉन्स वाले पार्ट में जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो मेडुला वाले रीजन को कंट्रोल करता है। तो 2 सेंटर मिल करके पूरी हमारी ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। नाउ थर्ड टॉपिक, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मीन्स अनियमितताएं, कुछ हमारे लंग्स से संबंधित कुछ प्रॉब्लम रहती है, डिजीजेज रहती हैं, जो कि मेन जो कुछ डिजीजेज हैं उनके विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पहली डिजीज होती है अस्थमा। आप लोगों ने सुना होगा कि अस्थमा क्या है, अस्थमा में होता क्या है। तो एक प्रकार से
इसमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है, सांस लेने में परेशानी होती है। अब सांस लेने में परेशानी होने से क्या होता है, व्हीजिंग हो जाती है, व्हीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकोल। जो हमारी ब्रोंकाई पाई जाती है, जो ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया से दो पार्ट में बटा ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई आगे चल करके ब्रांचिंग होते होते ब्रोंकियोल्स में बदल जाती है, तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, तो उसी को बोला जाता है अस्थमा। सेकेंड डिसऑर्डर होता है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा जो लोग सिगरेट ज्यादा करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये होती है, और काफी दिनों तक बीड़ी सिगरेट वगैरह का यूज करते हैं, जिससे एक प्रकार से क्रॉनिक डिसऑर्डर बन जाता है, पुराना काफी दिन का होता है तो क्रॉनिक डिसऑर्डर बन जाता है। और इसमें क्या होता है, एल्वियोलर वाल्व जो होती है हम लोगों में वो डैमेज हो जाती है। एल्वियोलाई की जो वाल्व होती है, जहां से हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंजिंग होती है, उसकी जो वाल्व होती है वो डैमेज हो जाती है, और रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि दिस इज एल्वियोलर सैक, ये इस टाइप से है, तो ये ब्लड है और ये सैक, तो ये जो दीवार है ये वाली, ये डैमेज हो जाती है एपिथेलियम की जो बनी होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है गैसों के एक्सचेंज का, तो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम पड़ जाता है, तो कम पड़ने की वजह से क्या होता है, सांस लेने में हमको लोगों को दिक्कत आने लगती है, और क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से परेशानी उत्पन्न हो जाती है। ये खतरनाक बीमारी एम्फीसीमा। थर्ड जो होती है, एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कुछ होते हैं स्टूडेंट। ऑक्यूपेशनल का मतलब जो लोग स्टोन कटिंग जहाँ होती है और जहाँ स्टोन को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है वहाँ पर इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर ग्रीनिंग की मशीनें लगी होती है, तो तोड़ती रहती है और काटती रहती है, तो उससे बहुत सारी डस्ट निकलती है, तो डस्ट निकल करके हमारे लंग्स में जाया करती है। तो वहाँ पर स्पेशली कुछ लोग मास्क लगाते हैं, ऐसा बताया जाता है कि उनको मास्क लगाना चाहिए, तो मास्क लगाए रहते हैं, और तब भी जो है मास्क क्या परमानेंट नहीं लगाते हैं, लेकिन बीच बीच में अगर मौका मिल जाता है तब भी डस्ट जाया करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सीरियस लंग डैमेज हो जाते हैं और फाइब्रोसिस हो जाती है, डस्ट जो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जो वो होती है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, और इससे क्या होता है, लंग्स में काफी डैमेज हो जाता है। तो ये खतरनाक बीमारी होती है, डॉक्टर के पास इनको जाना पड़ता है, और लंग्स बिल्कुल डैमेज हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो स्टूडेंट आई थिंक दैट आप लोगों को काफी समझ में आ गया होगा इस टॉपिक के माध्यम से कि प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कैसे हम लोगों की बॉडी में होती है, हम लोगों में ब्रीदिंग की मैकेनिज्म की कंट्रोलिंग कैसे होती है, कैसे रेगुलेट होती है, और कौन कौन से डिसऑर्डर पाए जाते हैं। एक डिसऑर्डर और होता है लंग्स से संबंधित, कभी कभी जो प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो है कुछ लिक्विड टाइप का भर जाता है, दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो लंग्स के चारों ओर पाई जाती है, तो उससे प्लूरिसी की बीमारी हो जाती है। तो ये भी कभी कभी दिक्कत बनती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन की सहायता से उसको फ्लूइड वगैरह भर जाता है उसको निकालते हैं, तो ये प्लूरिसी कहलाती है, क्योंकि प्लूरल मेम्ब्रेन से संबंधित है, इसलिए प्लूरिसी। तो दीज आर द सम स्पेशल डिसऑर्डर related to lungs. Okay, student? Thanks.